वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। वहाँ 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, शायद अक्टूबर-नवंबर में। हाँ, और चुनावों से पहले ना मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी कवायद चल रही है। बिल्कुल। और किसी भी चुनाव के लिए एक सही, एक सटीक वोटर लिस्ट कितनी जरूरी होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। सही बात है। चुनाव आयोग ने इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR का नाम दिया है। SIR, अच्छा। हाँ, और इसका सीधा सा मकसद है लिस्ट को आप कह लीजिए क्लीन करना, जो नए वोटर हैं, पात्र हैं, उन्हें जोड़ना, और जो अपात्र हैं या जिनका देहांत हो गया है, उन्हें हटाना। बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाना। जब ये शुरू हुआ था तो बिहार में करीब 7.93 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। तो ये SIR प्रक्रिया असल में चल कैसे रही है? जमीन पर क्या हो रहा है? सुना है घर घर जा रहे हैं लोग। हाँ, इसका सबसे अहम हिस्सा वही है। बूथ लेवल अधिकारी मतलब BLOs वो जून 2025 से ही हर घर जा रहे हैं। जून से? हाँ, वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनसे जरूरी फॉर्म्स, दस्तावेज वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। काफी बड़ा और जमीनी स्तर का काम है ये। और इस घर घर वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट कब फाइनल होगी? देखिए, इस वेरिफिकेशन के आधार पर 1 अक्टूबर 2025 को एक ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। अच्छा, ड्राफ्ट आ गया है। हाँ, और अब सबसे जरूरी दौर शुरू हुआ है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आम लोग इस ड्राफ्ट लिस्ट पर अपने दावे या आपत्तियां दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो या किसी का नाम गलत तरीके से शामिल हो, तो वो अब बता सकते हैं। ठीक है। इन सब दावों और आपत्तियों को निपटाने का लक्ष्य है 25 सितंबर तक, और फिर फाइनल लिस्ट आएगी 30 सितंबर 2025 को। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर कुछ गंभीर सवाल भी तो उठ रहे हैं, खासकर नियमों को लेकर और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनको लेकर। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा आप कहिए पेचीदा हो जाता है। एक बड़ा विवाद है 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़े नियम पर। 2003 वाला नियम वो क्या है? नियम ये कहता है कि जिनका नाम 2003 की बिहार वोटर लिस्ट में था, उन्हें तो नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन उनके बच्चों को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए अलग से दस्तावेज देने होंगे। अच्छा, सिर्फ बच्चों को? हाँ, और दूसरा बड़ा मुद्दा है दस्तावेजों का। ये ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने भी सुना कि कुछ आम पहचान पत्र मान्य नहीं है। बिल्कुल। चुनाव आयोग ने इस SIR के लिए सिर्फ 11 तरह के दस्तावेजों को ही स्वीकार्य माना है। सिर्फ 11? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड जैसे सबसे कॉमन जो सबके पास होते हैं, वो पहचान पत्र शामिल ही नहीं है। एक मिनट, आधार कार्ड नहीं, वोटर ID नहीं? नहीं। ये कैसे? मतलब ये तो सबसे बुनियादी पहचान पत्र हैं। हाँ, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम और विरोध है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो फिर इसका सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ सकता है अगर आधार, वोटर ID नहीं चलेंगे तो? सबसे बड़ी चिंता है उन लाखों प्रवासी बिहारियों को लेकर जो काम के लिए या पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर रहते हैं। हाँ, बिहार से तो बहुत लोग बाहर रहते हैं। बहुत ज्यादा। अनुमान है कि इनकी संख्या 7.5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अब जरा सोचिए, हो सकता है उनके पास ये खास 11 दस्तावेज ना हो। सही बात है। या जब BLO सर्वे के लिए घर आया हो तब वो वहां हो ही ना। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होगा? उनका नाम लिस्ट से कटने का एक वास्तविक खतरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है, अगर इतने बड़े पैमाने पर असर की आशंका है तो फिर राजनीतिक तौर पे भी इस पर काफी कुछ कहा जा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। उनका सीधा आरोप है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर ऐसी बनाई गई है। जानबूझकर? किस लिए? उनका कहना है कि ताकि अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और जो वंचित तबके हैं वो लिस्ट से बाहर हो जाएं, और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी NDA गठबंधन को मिले। ये मामला संसद में भी उठा है। और क्या इससे कहीं कानूनी चुनौती भी मिली है कोर्ट वगैरह में? हाँ, ये SIR प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया था। क्या सुझाव? कोर्ट ने कहा था कि भाई आप आधार जैसे जो आसानी से उपलब्ध दस्तावेज हैं उनको स्वीकार करने पर विचार करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो चुनाव आयोग ने माना? नहीं, चुनाव आयोग ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि प्रक्रिया नियमों के तहत ही है, बिल्कुल वैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले पर नजर रखेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी है, पारदर्शी है और उनका मकसद सिर्फ एक सही वोटर लिस्ट बनाना है।
कोई भी योग्य वोटर छूटना नहीं चाहिए। उनका ये भी तर्क है शायद कि ऐसा रिवीजन बहुत सालों से हुआ नहीं। हाँ, उनका कहना है कि 2003 के बाद से बिहार में ऐसा इंटेंसिव रिवीजन हुआ ही नहीं है, इसलिए ये अब जरूरी हो गया था। लेकिन प्रक्रिया जटिल लग रही है। क्या पारदर्शिता बढ़ाने या लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं। जैसे इस बार पहली दफा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ऑनलाइन डाला गया है, कोई भी देख सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया। हाँ, और शहरी इलाकों में युवाओं और खासकर वंचित समुदायों के वोटरों को दस्तावेज जुटाने में मदद के लिए स्पेशल कैंप भी लग रहे हैं। और अगर किसी का नाम लिस्ट से हटाया जाता है, मान लीजिए किसी वजह से, तो क्या उसे कारण बताया जाएगा? हाँ, इसके लिए एक जरूरी नियम बनाया गया है। अब किसी का भी नाम हटाने के लिए स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब एक लिखित आदेश जिसमें साफ साफ कारण बताया गया हो कि नाम क्यों हटाया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि मनमाने ढंग से नाम नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। राजनीतिक दल भी इस पर नजर रख रहे होंगे? हाँ, वो भी अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs नियुक्त करके प्रक्रिया की निगरानी में मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में ये वोटर लिस्ट का रिवीजन एक बहुत अहम और कहना पड़ेगा जटिल प्रक्रिया है। हाँ, बहुत जटिल। दस्तावेजों वाला मुद्दा, लाखों प्रवासियों के नाम कटने की जो आशंका है और जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो इसे और भी संवेदनशील बना रहे हैं। सही में ये बिहार चुनाव 2025 की दिशा तय करने में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ तो लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट 100% सही हो, बिल्कुल सटीक। हाँ। और दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो पात्र नागरिक हैं वो वोट डाल सकें, उनका अधिकार न छिने। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? ये वाकई एक बहुत बुनियादी और मुश्किल सवाल है। खासकर भारत जैसे इतने बड़े और विविध लोकतंत्र में इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। इस पूरे मसले पर आपकी क्या विचार हैं? क्या ये संतुलन साधना मुमकिन है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।